जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि हम आपके लिए वन बाय वन एक ना एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आगामी एग्जामों में बहुत काम आने वाले हैं। जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें बहुत मददगार होंगे। पर ये क्वेश्चन चूँकि रेलवे के प्रीवियस ईयर के ही मेनली है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए ये बनाया गया है। जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई से भी क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज देखने को मिले और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले और एग्ज़ाम में जिसमें आप ज़्यादा फंसते हैं उन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। और ये वीडियो हर एग्ज़ाम में काम आएगी, बट अभी रेलवे वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन वाला आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन में क्या कहता है, ये कंडीशन को पढ़ते हैं। बोलता है पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आई है। क्या बोलता है? पेट्रोल की कीमतों, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ये सब आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। कई क्वेश्चन जो हमने पहले कई लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उनको मालूम है ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन कई लोग जो ना पढ़े होंगे वो क्वेश्चन को रीड कर लें। बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनको पहली बार तक ना पढ़ा हो। मतलब अभी तक अगर आपने तैयारी की है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखा होगा आपने। बस उसकी टेक्निक को समझिए, कैसे आपको आंसर देना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे सोचना और कैसे समझना है। देखिए बोलता है केवल कथन दिया है। क्या दिया? केवल कथन। निष्कर्ष की यहाँ पर बात नहीं किया है। तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है केवल कथन और कथन में ही एक रहेगा कारण और एक रहेगा उसका प्रभाव। ठीक है। और एक क्या रहता है, एक आपका कथन दे देगा फिर निष्कर्ष दे देगा। मतलब फाइनली जो भी आपसे पूछेगा सब बनना चाहिए। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा, अपने माइंड का भी यूज़ करिएगा। घरेलू पेट्रोल की क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है। पेट्रोल की घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। क्वेश्चन ने क्या बोला? पेट्रोल की घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। तो अब ये क्यों आई है वो तो अभी देखते हैं, आगे दिया है कि नहीं दिया, या जो भी बात बोल रहा है वो ज़रूरी है कि नहीं है। तो बोलता है कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आई है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आएगी तो पेट्रोल की घरेलू कीमतों में भी गिरावट आने का कारण है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये कारण है। ये क्या है? कारण है। इस कारण से ये प्रभाव बना है। ठीक है। ये क्या है? ये कारण है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आई है तो पेट्रोल के घरेलू कीमतों में भी गिरावट आने की संभावना है या कारण है। तो अपन इसको परफेक्ट जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? हालांकि अभी के टाइम तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आया है तो ठीक है, ठीक है। वरना देख सकते हैं कि अभी अगर मार्केट रेट में अगर पेट्रोल सस्ता है ना तो भी अपने पूरे भारत देश में महंगा है पेट्रोल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपन अकॉर्डिंग टू कथन निष्कर्ष चल रहे हैं। तो कथन निष्कर्ष में अपन को ये बात समझना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पॉलिटिक पार्टीज पे, वहाँ की गवर्नमेंट पे, और क्या चीज़ें हैं, क्या नीति है, क्या कैसा वो है, उनका अर्निंग ऑफ सोर्स हो सकता है, राजस्व बढ़ाने के काम आएगा। तो वो अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ये समझेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, और यही ज़्यादातर पॉसिबल है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आ गई है कच्चे तेल की, तो यहाँ पर जो घरेलू कीमतें होंगी उसमें भी गिरावट आएगी। तो ये कारण है और ऊपर वाला इसका प्रभाव है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। आप देख लीजिए, अच्छी तरह से आपसे बनना चाहिए कि जो दूसरा वाला है वो कारण है, पहला वाला प्रभाव है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है। और कोशिश करिएगा सभी के आंसर आप खुद से दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है। बोलता है ग्राहक सेवा बाध्य नहीं। कथन क्या बोलता है? कथन बोलता है कि ग्राहक सेवा बाध्य नहीं है। पूरी सीरीज, पूरी जीके, पूरे ना रीजनिंग के ही क्वेश्चन था, हालांकि हम तो वो थंबनेल में लगाएंगे ना। ठीक है। यहाँ देखिए कथन क्या हो जाएगा कि ग्राहक सेवा बाध्य नहीं की जा सकती, इसे भीतर से आना चाहिए। आखिर ये क्या बोल रहा है भीतर से? कई बच्चे तो कंफ्यूज होता है, ये भीतर क्या बोलना चाहता है सर? भीतर से आने का मतलब आपके हृदय से, जैसे बोलते नहीं ना, प्रेम करवाया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, वैसा वाला समझो ना आपने, कि जो प्रेम होता है वो करवाया नहीं जाता है, हो जाता है अपने आप। ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम उससे प्रेम करो, वैसा नहीं हो पाएगा, वो अपने आप इंटरनली आना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोलना चाह रहा है कि जो कस्टमर की सेवा है वो कैसे होगा? वो आपके दिल से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोल देना कि आपको सारे ग्राहक की सेवा करना है, ठीक है, या वो सारी चीज़ें, तो बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बोल रहा है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो ग्राहक की सेवा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो भीतर से आना चाहिए, कथन दिया हुआ है। अब कथन के अनुसार से हमको क्या करना है? निष्कर्ष निकालना है। कथन के अनुसार से हमें निष्कर्ष निकालना है। ग्राहक सेवा बाध्य नहीं की जा सकती। बाध्य नहीं की जा सकती का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो। ठीक है। बोल नहीं सकते हो कि ये कंपलसरी कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आप हमको देखते हो तो नमस्ते करना ही पड़ेगा। अगर सामने आपकी इच्छा है तो आप करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रिस्पेक्ट देना है नहीं देना, ये सभी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें ना, इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। वो कथन बोल रहा है, इसे भीतर से आना जरूरी, सब कथन ने बोला। अब इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। तो बोलता है ग्राहक स्वैच्छिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, क्या बोलता है? ग्राहक सेवा, अच्छा ग्राहक सेवा बोला है ना, हाँ हमको लगा ग्राहक क्या बोल रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है
ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होना चाहिए। इस कथन को पढ़ने से हमें यही प्रतीत हुआ कि ये कथन ये बोलना चाहता है कि जो ग्राहक सेवा है ना वो स्वैच्छिक होना चाहिए। स्वैच्छिक मतलब अगर आपकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा हो तो आप ग्राहक की सेवा करें, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्राहक सेवा में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राहक सेवा में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए क्या बोलता है। हाँ भाई, पहला वाला ही आपका सही बोलता है, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। सेकंड वाला देखिए क्या बोलता है, ग्राहक कर्मचारियों की सेवा नहीं करते। तो इन कथन को पढ़ने से ना, इस कथन को पढ़ लेने मात्र से हमें इसका ज्ञात नहीं होता है या इसका बोध नहीं होता है कि जो कर्मचारी हैं वो ग्राहक की सेवा करते हैं कि नहीं करते, इसका कोई हमें बोध नहीं होता है। तो हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते। इस कथन को पढ़ने से ऐसा कोई बोध नहीं हो रहा है कि ग्राहक कर्मचारियों की सेवा करते हैं कि नहीं करते। हो सकता करते होंगे और हो सकता नहीं करते होंगे, लेकिन हमें इससे कथन से कोई बोध नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि केवल कथन ए ही सही है, उसके बाद दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो कथन से अलग बात बोल दिया। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हमने कहा ना सिलेक्टिव लेके आएंगे, हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेकर आएंगे, हर क्वेश्चन आपको नॉलेज देगा, हर क्वेश्चन आपको एडवांस बनाएगा भाई, जितना भी आप तक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अलग बताएगा, और कैसे पेपर में करना वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएगी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप सभी रीड कर लीजिए। पहले क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही करिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है वो आप खुद ही करिएगा, हम केवल आपको मदद कराएंगे कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप कि इतनी देर तक में तो आपने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन और जमा कर बैठ गए होंगे, लेकिन जिनसे नहीं जमाते आता है, जिनसे सारी चीज़ें नहीं बन रही है, उसको बताते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ना ये चीज़ें दी है, क्या दिया है, ये पूरा डाटा दिया है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में ना जाने बच्चे क्यों फंस जाते हैं। ठीक है, हम आपको इनको कैसे शॉर्ट में करना है वो बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी, ठीक है, ये वाली चीज़ें होगी, आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए जमाते हैं, जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ें देना, अरे इतना सरल क्वेश्चन दे दिया कि क्या बताएं, बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, बस आपका डरिएगा मत। देखिए जो यहाँ पर पहला पहला, अरे क्या डरना, अभी हम समझा दे रहे हैं, सारी चीज़ें दूर जाएगी। यहाँ पर पहला 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 का बोल दिया, और यहाँ पर केवल पहला 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 पहले से तुलना किया। अभी तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम कह रहे हैं इसके अलावा कुछ भी आए ना, आपको नहीं घबराना है, कुछ भी आ जाए, ये यहाँ है इसके स्थान पर यहाँ आ जाए, ठीक है, ये यहाँ के स्थान पर यहाँ आ जाए। आप हमेशा क्या ध्यान दीजिए, जो जुगाड़ बताते उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, कि आप पहले वाले पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्या दिया है, अगर पहला दी दिया है, और यहाँ पे देखना अगर पहला यहाँ पर जी दिया है, मान लीजिए यहाँ पर पहला जी दिया है, तो यहाँ देखना जी कहाँ है, पहले में कि बाद में। ठीक है, इस तरह से आप संबंध करिएगा। अभी इसको समझाते हैं, फिर कभी सीरीज लेकर आएंगे तो समझा देंगे भाई क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, किस तरह की चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोलता है, ए प्लस जी का मतलब है ए जी की माता है, मतलब जहाँ कहीं भी प्लस का सिंबल हो जाएगा तो पहली वाली माता हो गई। आपको केवल पहले वाले से काम है। ठीक है, ए जो बोला है ना, ए जी की माता है, तो इसका मतलब ए कहाँ पर है, पहला वाला, तो मतलब ए अगर लिखा होगा बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी है तो यहाँ पर देखिए बी मतलब पहला वाला वर्ड बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली माता होगी सी की, तो अपन ऐसे जमा देंगे कि पहली वाली माता है सी की, तो सी बच्चा होगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई पहला वाला माता है तो सिंबल माइनस का, और किसकी माता है, दूसरे वाली की, तो दूसरा वाला यहाँ पर सी है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ लिखा है पहले और उसके बीच में प्लस का सिंबल लगा है तो पहली वाली जो है वो माता है दूसरे वाले की, ये बताना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड का सिंबल लगा है तो पहला वाला ही पुत्री है दूसरे वाले की, अगर माइनस का सिंबल लगा है तो पहला वाला पति है दूसरे वाले का, अगर माइनस का सिंबल लगा है तो दो नंबरों के बीच में या दो अल्फाबेट्स के बीच में। अगर इनटू का सिंबल लगा है तो पहली वाली क्या है, मौसी है, जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए मौसी पड़ी है ना, पहली वाली क्या है, मौसी है दूसरे वाली की, पहली वाली जो है वो दूसरे वाली की मौसी है, इनटू सिंबल ये बताता है। तो बस यही सिंबल को पढ़ते हुए हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एल प्लस एम, प्लस का मतलब होता है जो पहला वाला है वो माता है, तो अपन ने कर दिए एल जो है वो माता है किसकी, एम की, तो एम को नीचे बना दिए। ठीक है, इतना कर दिए, एल जो है एम की माता है, नीचे बना दिए। इसके बाद अब लगा है एम इंटू एन, तो इंटू का मतलब क्या होता है, पहले वाला मौसी है, तो देखो भाई ये मौसी है, ये मौसी है। ठीक है, किसकी भाई, एन की। अब ये एन क्या है नहीं मालूम, यहाँ थोड़ा सा कर देते हो वरना गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, एक तो जगह नहीं होती ना, फिर अब कैसे एडजस्ट करें इसको। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ कुछ एडजस्ट व्यवस्था। ठीक है, यहाँ छोटा छोटा सा लिख देते हैं। पहली वाली क्या थी, प्लस का मतलब था माता थी, तो एल वाली माता है किसकी, एम की, तो ये एम को नीचे बना दिए। अब एम लड़का है लड़की है ये सब कुछ नहीं जानते अपन। फिर बोलता है कि एम इंटू एन, इंटू का मतलब होता है मौसी, तो इसका मतलब ये मौसी है, मौसी है मतलब क्या, अब ये मौसी लगेगी, तो मौसी लगेगी मतलब इसकी कोई बहन होगी,
मौसी लगेगी मतलब इसकी कोई बहन होगी। अब कौन बहन होगी हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। मौसी लगेगी इसका मतलब इसकी कोई बहन होगी, वो हमें नहीं मालूम किसकी मौसी है, एन की। जो एम है वो मौसी है एन की, तो उसका हो गया। ये बहन का लड़का ही ना मौसी कहेगा, तो बहन होगी और उसी का लड़का होगा एन, और उसी को ये मौसी कहलाएगी। जो एम है वो एन की मौसी कहलाएगी। तो मौसी कैसे कहलाएगी, इसकी पक्का कोई बहन होगी और बहन का ही लड़का होगा, तो हमने नीचे बना दिए लड़के के लिए। क्लियर है ना, चलो मौसी बन गई। अब बोलते हैं तो एल एन से कैसे संबंधित है। जो एल है वो एन से कैसे संबंधित है, तो ये देखो माँ, या फिर ये समझो मौसी, मौसी की मम्मी, नानी हुई। ये देखिए ना, ये एन है और तो साफ साफ दिया कि एन जो है मतलब एम जो है एन की मौसी है। साफ साफ दिया हुआ है कि जो एम है, ये तो दिया हुआ था, जो एम है वो एन की मौसी है। अब एन की मौसी है तो मौसी की मम्मी क्या लगेगी भाई, एल ना। एल से संबंध पूछा है कि एन जो एल है एन से कैसे संबंधित है, जो एल है एन की नानी कहलाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ताकि कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट रिलेशन देख लें और चाहे तो समझ के देख लीजिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो नानी जी कहलाएगी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अब ये क्या बोलते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष आ गया। अरे सब बनेगा आपसे भाई, कथन निष्कर्ष तो इतना सरल है ना कि मतलब क्या इसमें परेशानी होती है, आपको समझ में नहीं आता है। इतनी केवल बातों को समझना, एक दो कथन तो हो ही जाते हैं निष्कर्ष। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन को उसकी भावनाएं समझना होता है कि भाई एग्जामिनर ने कैसे दिया, क्या सोच के दिया होगा, ठीक है, या क्या क्वेश्चन कथन कहना चाहता है। एक दो गलत हो जाता है, चलता है, लेकिन जनरली आपको 100 कथन निष्कर्ष आते हैं, 100 में से 80 तो बनने चाहिए। 20 थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा समझ होता है, बाकी जनरली बहुत सरल होते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। क्या बोला है, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। साफ साफ बोला है, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। सभी, कुछ शिक्षक दुखी होते हैं। दुखी लोग रो सकते हैं। तो क्या बोलते, अरे ये तो वो दे दिया भाई, ये कथन निष्कर्ष वैसा नहीं दिया, ये वेन आरेख टाइप का बनाने को कहा है। ठीक ना, क्या बोल रहा है, वेन आरेख बनाने के टाइप का दे दिया है कि सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। तो ये अपन ने बनाया सभी शिक्षक के लिए टीचर गुस्सा होते हैं के लिए क्या कर देना, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। तो ये एंग्री करवा दिए, इनको गुस्सा दिलवा दिए। फिर बोलते हैं कि दुखी लोग रो सकते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कुछ शिक्षक दुखी भी हैं, तो कुछ शिक्षक को अपन दुखी कर देते हैं, सैड कर दिए, डी लिख दिए भाई, दुखी कर दिए। उसके बाद दुखी लोग रो भी सकते हैं। तो ये दुखी लोग हैं तो मान लेते पूरे के पूरे दुखी रो रहे होंगे, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो दुखी के दुखी लोग रो सकते हैं, तो दुखी लोग रो सकते हैं। ठीक है, कुछ तो नहीं लगाया ना, कुछ लगाया होता तो बात अलग हो जाती। देखिए कुछ लगाया होता तो अपन लिखते हैं टीचर, टीचर सभी टीचर गुस्सा, तो गुस्से के लिए एंग्री। ठीक है, और फिर कुछ शिक्षक दुखी, तो कुछ शिक्षक ऐसे दुखी कर सकते रहे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये डायग्राम बन सकता रहा, एक तो ये वाला। तो अपन समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है भाई, पहले वो बोल क्या रहा है उसके हिसाब से ना चलेंगे, वरना तो डायग्राम बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो ये डायग्राम आप सीख गए। अब आते हैं किसमें, वो पूछना क्या चाहता है उस पर चलते हैं। ठीक ना, उस पर चलना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। हमको चारों चीज़ें आपके सामने लानी पड़ेगी, इसलिए हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं और आपको चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। ठीक है, कुछ शिक्षक दुखी होते हैं, सभी बात सही है। अब बोलता है सभी दुखी लोग रोते हैं, तो सभी दुखी लोग रोते हैं ऐसा क्या, पहले समझा देते, जमा देते, फिर से जमा देते भाई कि क्या है, सभी शिक्षक गुस्सा होते हैं। तो ये सभी शिक्षक गुस्सा होते, सभी के सभी बोला था तो ये बना दिए, सभी शिक्षक गुस्सा हो गए। इसके बाद बोलते हैं कुछ शिक्षक दुखी होते हैं, तो कुछ शिक्षक दुखी होते हैं, तो ये बना दिए, ये बना दिए कुछ शिक्षक दुखी। कोई ऐसा भी तो बना सकता है ना भाई, ऐसा नहीं बना सकता है कि ये सभी जो टीचर हैं वो सभी के सभी गुस्सा एंग्री बना दिए और उसके बाद कुछ टीचर जो हैं वो दुखी हो गया, ऐसा भी तो बन सकता है। तो बनने को बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, अभी जिस बात को सुने उसके हिसाब से। ठीक है ना, ये सभी शिक्षक गुस्सा होते तो सभी शिक्षक को गुस्सा कर दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि सब कुछ शिक्षक दुखी हैं, तो कुछ शिक्षक दुखी, ये वाला भी सही है, कुछ शिक्षक दुखी ये वाला भी सही है, इसमें कौन सी गलती है, सही है अभी तो अपना। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोलता है, दुखी लोग रो सकते हैं, तो दुखी लोग को रुला यहाँ पर भी सकते हैं अपन, दुखी लोग को ऐसे भी अपन रुला सकते हैं और दुखी लोग को ऐसे भी रुलाया जा सकता है दुखी लोग को, और पूरे करके भी रुलाया जा सकता है दुखी लोग को। अब कैसे रुला रहे हो वो डिपेंड करता है। दुखी लोग को ऐसे करके रुलाया जा सकता है, मतलब कुछ दुखी लोग रो सकते हैं, और हो सकता है सबके सब दुखी लोग रो सकते हैं, तो वो कुछ भी बनाया जा सकता है ना। तो अपन देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या बोला है। तो क्या बोलता है, दुखी लोग रो सकते हैं, तो मान लेते हैं कि पूरे के पूरे दुखी लोग रो रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोला नहीं, लेकिन अब समझते हैं काम की बात पे। सभी दुखी लोग रोते हैं, तो सभी दुखी लोग रोते हैं, ये क्या कथन बोल रहा है, ऐसा कथन ने बोला है क्या। हमने कहा ना कि यहाँ पर दो बातें हैं, हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर दो बातें, ऐसा भी पॉसिबल है ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम कैसे बोल दें कि भाई क्या होगा, हो सकता है पूरा करके पॉसिबल हो और आधा भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कथन में नहीं बोला गया है कि सभी दुखी रोते हैं। कथन में जब नहीं बोला है तो हम कैसे मान ले, ये पूरा भी हो सकता है और कुछ आधा भी हो सकता है दुखी रोने का। ठीक है, ये भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है रोने का। तो हम कैसे बोल दें, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये बात संभव तो है,
बट होगी नहीं। अगर यहाँ पर संभव लिखा होता है ना कि सभी दुखी लोग संभव है कि सभी दुखी लोग रोते हैं, तो जैसे अगर संभव आएगा तो संभव में बोल सकते हैं, हाँ संभव तो है बट बोल नहीं सकते, तो संभव होता तो कर सकते रहे इसको सही, ठीक है। फिर बोलता है कुछ शिक्षक रो सकते हैं, तो कुछ शिक्षक रो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ शिक्षक रो सकते हैं। अब यहां समझना है कि भाई क्या रहेगा, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी को बताना है कि कुछ शिक्षक रो सकते हैं, ठीक है, रोते हैं ऐसा कंफर्म नहीं दिया, रो सकते हैं, तो कुछ शिक्षक रो सकते हैं, हाँ ऐसा पॉसिबल है। मतलब इसको इंग्लिश में देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हिंदी में हो सकता है परफेक्ट ऐसा ना लगे कि रोने वाला होगा, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी देख लोगे, मे भी होगा, तो मे भी, हाँ मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि कुछ शिक्षक रो सकते हैं। अगर ये रोने वालों का डायग्राम, रोने का थोड़ा सा बनाना पड़ेगा भाई ताकि आपको समझ में आए। रोने वाले का डायग्राम ऐसे है तो टीचर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। रोने वाले डायग्राम अगर पूरे से है तो टीचर का संबंध है कि टीचर रो सकते हैं, तो बस यही चीजें हैं कि हाँ रो सकते हैं, क्योंकि मे भी लगाया, रोते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, रो सकते हैं मे भी लगा है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मे भी है ना तो सही हो सकता है, अदरवाइज परफेक्ट नहीं दिया है कथन में तो हम परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सभी गुस्सेल लोग शिक्षक हैं, तो सभी गुस्सेल कहाँ था, तो सभी गुस्सेल शिक्षक कहाँ है, सभी तो बाहर ना है, सभी तो इतना बड़ा है, तो सभी के सभी कहाँ से गुस्सेल हो गए, यहाँ पर भी सभी के सभी कहाँ से गुस्सेल हो गए, ठीक है। बोलता है सभी गुस्सेल लोग शिक्षक हैं, तो सभी गुस्सेल तो ये लोग हैं, ये लोग हैं, कहाँ शिक्षक है, शिक्षक तो केवल यहाँ तक है ना, तो सभी गुस्सेल लोग शिक्षक है, ये गलत बोल रहा है। फिर बोलता है सभी दुखी लोग गुस्से होते हैं, तो सभी दुखी लोग जो हैं वो कहाँ गुस्सा हो रहे हैं, देखिए ये बाहर ऐसा वेन डायग्राम बना और ये बाहर है, कहाँ दुखी हो रहे हैं, है ना। और फिर बोलता है सभी दुखी लोग गुस्से हैं, तो यहाँ पर हो सकता है। अगर ये मे भी लगा होता तो शायद पॉसिबल है, अगर ये सभी दुखी लोग गुस्सा है तो अगर ये मे भी लगा होता तो ये भी सही होता, कि अगर होता कि गुस्सा हो सकते हैं, या फिर होता मे भी वाली कंडीशन होती ना तो ये भी पॉसिबल है। मे भी में तो न जाने कितनी सारी पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप परफेक्ट कोई बात कहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ शिक्षक रो सकते हैं। पूरा हमने आपको विस्तार से समझा दिया। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप बहुत फंसते हो, जमा लो फटाक से जमा लो भाई, वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, उसके बाद रोकने के बाद देख लीजिएगा कि आप कितना जमा पाते हो, कैसे जमा पाते हो, फिर हम आपको जमा कर सिखाएंगे। और इन्हीं तरह के क्वेश्चनों की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है कि अगर पेपर में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए ना तो आपके खेल सकते हैं भाई नंबर के साथ, और एक एक 2-2 नंबर भी आपके लिए बहुत कीमती है। तो ऐसे टॉपिक को जरूर आप क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि आजकल बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में ज़्यादातर फंसते हैं। चलिए तो अभी हम आपको बना दें, आई होप कि आपने ये सब बना लिया होगा। अब हम आपको बना के दिखा देते हैं किस तरह से बनाना है, क्या क्या दिमाग चलाना है वहाँ पे। देखिए बोलता है 7 छात्र, तो 7 छात्र क्या बोलता है, एक पंक्ति, जैसे ही पंक्ति बोला फटाक से खड़ी कर दो, जैसे ही पंक्ति बोला ना तुरंत लाइन खींच दो भाई, मतलब लाइन बना दो, पंक्ति बना दो। तो हम कहाँ पंक्ति बना दे जहाँ पर हमको हौच पौच ना हो, ज़्यादा समझ पे आ जाए क्लियरली, यहाँ से बना देते हैं। यहाँ से बना देते हैं, अपन ने 7 व्यक्तियों को खड़ा करना है, ठीक है। अब बोलता है जो जो पहले काम की बात दिया वो देखो, बोलता है पी ओ के तथा एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं, ठीक है, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया भाई इससे इसके अलावा बताओ ना क्या काम की बात है वो समझाओ, ठीक है। इसके लिए ना क्योंकि हमें बार बार ना इसमें चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, तो हम इसको डायग्राम को कहीं और बनाते हैं, वरना फिर क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपकी वो हो जाएगी। चलिए पहले हम यहाँ पर बना के दिखा देते, फिर कहीं और ना आपको न्यू पेज में बनाकर वहाँ पे सेव करके फिर आपको दिखा देंगे कि किस तरह की चीज़ें बार बार, क्योंकि आंसर दिखाना पड़ेगा, फिर बार बार मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ समझो, बोलता है पी ओ के तथा एन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं, तो अंतिम छोर पर ये और ये हो गया भाई, अपन यहाँ पर किसी को नहीं खड़ा करेंगे और ना अभी अपने मन से किसी को खड़ा करेंगे, जाने दो अभी। फिर बोलता है जे पी के ठीक बाएं और ओ के ठीक दाएं हैं, क्या बोलता है, जे पी के ठीक बाएं और ओ के ठीक दाएं हैं। पी को कोने होने में नहीं रख सकते तो नहीं रखो भाई, यहाँ बीच चीज में कहीं रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा बना देते हैं, लिख देते हैं क्या, जे पी के ठीक बाएं, तो जे जो है पी के ठीक बाएं। देखिए आप जो बायां दायां बोलेगा ना आप अपने हाथ से तुलना किया करें, बायां दायां जब भी बोलेगा बाएं दाएं, तो ये बायां दाएं में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप अपने हाथ से लेकर चलें, जो आपका दायां हाथ है वहां बैठा दे दाएं में, जो आपका बायां हाथ है वहां बैठा दे बाएं में। तो यहाँ बोलता है कि जे पी के ठीक बाएं हैं, तो जो जे है वो बाएं, बाएं का मतलब इस साइड होगा, तो जे पी के ठीक बाएं और ओ के ठीक दाएं है, तो ओ को यहाँ बैठा दो। अपन ने अंतिम में भी नहीं बैठाई क्योंकि यहाँ पर बोला था अंतिम में ये तीनों नहीं होने चाहिए, तो अपन ने अंतिम में भी नहीं बैठाया, बहुत बढ़िया बैठा दिए हो। अब इसके बाद समझो, बोलता है एम केंद्र में नहीं है, तो कौन केंद्र में रख रहा है भाई, कौन केंद्र में रख रहा है, ये कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 हो गया ना पूरा, कौन केंद्र में रख रहा है, एम को नहीं रखेंगे अपन एम को केंद्र में, ठीक है। एम को शायद कोने में बैठा देंगे, कहीं पर भी बैठा सकते हैं, देखते हैं अभी कहाँ बैठाना है। तो के
n के ठीक दाएं है, क्या बोलता है, जो k है वो n के ठीक दाएं है। अब n कहाँ से लाए भाई, तो देखें यहाँ पर ध्यान दिए हैं कि n को तो साइड में बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है, n को ना इस साइड में बैठा सकते हैं ना इस साइड में बैठा सकते, तो n को अपन कहीं नहीं छेड़ेंगे, कहीं नहीं छेड़ेंगे। आप समझता है कि k n के ठीक दाएं है, k जो है वो n के ठीक दाएं है। क्या k को हम इधर कोने में बैठा सकते हैं, जो k है अगर n के ठीक दाएं है तो बैठा सकते हैं, नहीं सर नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि k को किसी भी छोर पे नहीं रखना है, इसीलिए अपन k को नहीं बैठाएंगे भाई, जब उसने ऐसा बोला है तो नहीं बैठाएंगे। तो क्या बोलता है कि k n के ठीक दाएं और l के ठीक बाएं है, ठीक ना। अब l कहाँ था भाई, l कहाँ था, अभी कुछ पता ही नहीं है। k n के ठीक दाएं, जो k है वो n के ठीक दाएं है, तो n कहाँ बैठा है, यहाँ कहीं समझ में आ रहा है कि n आपको कहाँ बैठाना है, तो इस चीज़ को ना, इस चीज़ को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब अपना फंस रही थी गाड़ी तो अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, j और o इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। फिर बोलता है k n के ठीक दाएं है, तो दाएं के लिए यहाँ पर k को बना देते हैं, यहाँ पर n को बना देते हैं। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि यहाँ तो गाड़ी फंस गई ना, जब भी ऐसी कुछ चीज़ें फंसे तो फिर आप दिमाग लगाएं, क्योंकि कोने में तो बैठा नहीं सकते, तो आपने ये बैठा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है कि जो k है वो n के ठीक दाएं और l के ठीक बाएं था, तो l यहाँ पर बैठा देते हैं, l यहाँ बैठा देते हैं, l के ठीक बाएं था। चलिए यहाँ पर भी आपका यहाँ गलत हो जाए, तो हम ये आपको जानबूझकर इस सारी चीज़ें को कंपैरिजन करा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग वही चीज़ें चले जहाँ पर जो जो चीज़ें बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ फंसोगे, फिर आप इनको भी क्रॉस करो कि यहाँ पर भी सर फंस रहे हैं कि कैसे जमाएं। तो फिर अपन यहाँ पर फिर से एक और बना लेते हैं, फटाक से देखते हैं किस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे बना लेते हैं, यहाँ बनाए कि ऊपर बना दे भाई, हाँ यही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब देखिए यहाँ तो नहीं जमा, ये भी नहीं जम पा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आगे बोल रहे हैं कि के जो है क्या होना चाहिए कि n के ठीक दाएं हैं, तो जो k है वो n के ठीक दाएं तो है और l के ठीक बाएं हैं, तो कहाँ से आ पा रहा है l, यहाँ तो ये एडजस्ट कर दिए। तो अब इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो वहाँ समझना होगा कि जो l है क्या बोलता है l के ठीक बाएं हैं, तो l को आप एक कोने में बैठा दो, l को आप एक कोने में बैठा दो, उसके बाद क्या कर दो l के ठीक बाएं, तो l को आपने बना दिया कोने में। अब वहाँ पर बैठा दो क्या, n को, किसको बैठा दो, k को, के आ गया बाएं हो गया, और जो k है वो n के ठीक दाएं है, तो यहाँ पर n को बैठा दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है p, फिर बोलता है जी, क्योंकि इनके बारे में कुछ तुलना उलना नहीं करा है, जो जे p के ठीक बाएं और o के ठीक दाएं है। क्या बोलता है, जो j है वो p के, जो j है वो p के, जे पी के ठीक बाएं, तो जे के पी के ठीक बाएं और ओ के ठीक दाएं हैं, तो यहाँ पर ओ बैठा दिए। उसके बाद एम केंद्र पे नहीं है तो एम को यहाँ बैठा दिए। खेल खत्म, क्या सारी हमने सीरीज बना दी है, तो हाँ बिल्कुल सीरीज आपने बना दी भाई। अपन सीरीज को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेना कि ये सब गलत हो गया, तो इसीलिए इसको रफ कर देते, ये सब चीज़ें आपकी गलत हो गई, यहाँ पे डायग्राम सारे गलत हो गए, तो फिर समझ के बनाना होता है, ठीक है। जनरली अगर हम इसको अभी बनाए हैं तो देखिए 3 बार में बना, हो सकता है एग्जाम में सीधा 1 बार में बन जाए, हो सकता है 5 बार बनाने में भी ना बने, तो ये केवल डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चनों को समझ पाते हैं, उस हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। तो अब अच्छे से बना देते हैं डायग्राम, अच्छी तरह से बना लीजिए। देख लीजिए भाई, आपने यहाँ बैठाया एल को कोने में बैठा सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एल को कोने में नहीं बैठा सकते हैं, एल को आपने बैठा दिया। यहाँ पर ले आया किसको, के को, ठीक है, के को ले आया। उसके बाद क्या, क्यों ले आया भाई के को, क्योंकि यहाँ वाली चौथी वाली लाइन पढ़िए, बोलता है के एन के ठीक दाएं, तो एन के ठीक दाएं के को बैठा दिए, और एल के ठीक बाएं भी बैठ गया है कि बहुत बढ़िया जमा है। इसके बाद क्या जाता है, अब यहाँ पर पी जे की बात नहीं करी थी, लेकिन सबके सब एक साथ थे और कोने में पी और हो नहीं सकता रहा, तो अपने यहाँ पर 3 तो भर गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। अब कोने में तो अपन किसी को रख नहीं सकते रहे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि क्या बोलता है, जे पी के ठीक बाएं और ओ के ठीक दाएं है। अगर सोच लो, अगर हम यहाँ पर रखते कि यहाँ पर अगर रखते जे को अगर बीच में रखते तो यहाँ पर पी या ओ रखना होता, या तो ओ रखते यहाँ तो पी रखते, दोनों में से किसी एक को रखना होता, जो कि नहीं कर सकते ऐसा, इसीलिए अपन ने इस वाली स्टेप का कदम नहीं उठाया। जे को जब हम यहाँ पर बीच में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, जे को अगर रखते तो यहाँ पर पी होता या ओ होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने जे को यहाँ रख दिया। जे को हमने बीच में रख दिया तो बोलता है पी के ठीक बाएं, तो जे जो है पी के बाएं है, तो इसका मतलब पी यहाँ होगा, उसी का नाम बाया ये कहलाएगा, और ओ के ठीक दाएं तो ये ओ यहाँ होगा। अब बचा केवल एम लड़का, तो एम को यहाँ रख दिए। खेल खत्म भाई, जम गया, पूरी मेहनत सार्थक हुई। लेकिन ये मेहनत आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी बन पाएगा, एक बार में नहीं बन पाएगा। चाहे आपने कोई भी एक वीडियो देख ली और बनने लगेगा, कुछ भी एक क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन हाँ मेहनत करते करते जरूर एक ना एक दिन आपसे कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बनेगा।
आई होप कि अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आपसे सारी चीज़ें बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तभी आपसे बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है कि ओ के ठीक बाएं कौन खड़ा है। क्या बोलता है, ओ के ठीक बाएं। देख लेते हैं भाई कौन खड़ा है। देखिए यहाँ पर ओ के क्या बोलता है, ओ के ठीक बाएं कौन खड़ा है। तो ओ ये व्यक्ति है, ओ ये व्यक्ति है, ओ के ठीक बाएं बोला है। तो ठीक बाएं, दाएं तो जे है, ठीक बाएं कौन है, एम। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एम। देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में एम, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सेम हमने जमा दिया। इतनी मेहनत इसी के लिए ना किया कि 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए। अभी क्या बोलता है, बोलता है पंक्ति के केंद्र में कौन है। तो पंक्ति के केंद्र में देख लीजिए भाई, यहाँ पर तो ये दिया हुआ है पी आंसर, लेकिन हमने जमाया ना, वो समझिए। यहाँ पर देख के बताइए पंक्ति के केंद्र में कौन है। तो पंक्ति के केंद्र में आपका आ रहा है कौन भैया, पी, ठीक है। पंक्ति के केंद्र में आपका कौन आ रहा है, पी। बिल्कुल सही आंसर है, पी। देखिए कहां पर है, तो ये पी आपका केंद्र पर है, ठीक है। तो पी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलता है, क्या बोलता है फिर नेक्स्ट, कि पंक्ति के बाएं से पांचवा कौन है। तो बाएं से पांचवा समझते हैं कि बाएं से पांचवा कौन है। चलते हैं उस क्वेश्चन पे, बाएं से पांचवा देखते हैं। चलिए अब वो क्या बोलता है कि बाएं से पांचवा। तो बाएं से पांचवा देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा पंक्ति में, बाएं से पांचवा। तो दायां हाथ आपका ये है और बायां हाथ आपका ये है। तो आपसे बाएं हाथ से पांचवा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर में आपका एन है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 5वें नंबर पर एन है। देखिए बिल्कुल सही आंसर है ना, हाँ बिल्कुल एन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से आगे कथन निष्कर्ष। तो आपको लिए केवल हर एक क्वेश्चन, और देख लीजिए आप, हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिस पर आप ज़्यादा फंसते हैं, जिस पर आपको ज़्यादा परेशानी होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, समझिए। इसीलिए हम जानबूझकर एकदम इजी वाले और एकदम टफ भी क्वेश्चन नहीं लेकर आए, ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बस उसको सेलेक्ट करके लाए हैं कि कौन से क्वेश्चन है जिस पर आप ज़्यादा फंसेंगे और जो दोबारा आने के चांसेस बनते हैं, या उस मेथड के, उस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। यहाँ समझिए क्या बोलता है, आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। कथन निष्कर्ष, अच्छा कथन पढ़ो ना पहले। बोलता है कथन कि आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह। क्या बोलता है, आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है भाई, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह ये बोला है। आर्यभट्ट के विपरीत, तो आर्यभट्ट की तो बात कुछ की ही नहीं है कि आखिर आर्यभट्ट की तुलना किससे कर रहे हैं। विपरीत तो बोलता है, उपग्रह बोलता है, तो हम ये मान लेंगे कि क्या आर्यभट्ट के विपरीत ना, आर्यभट्ट के विपरीत पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो अभी क्या, किस चीज़ के विपरीत बोल रहा है, किसके कंपैरिजन में विपरीत बोल रहा है। अब ये हमें क्लियर है क्या कि ये किसके कंपैरिजन में किसके कंपैरिजन में विपरीत बोल रहा है, हमें क्लियर है क्या। बात क्लियर नहीं है तो यहाँ पर बोलते हैं अभी क्लियर नहीं है ना किसके कंपेरिजन। बस इतना मालूम कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, इस हिसाब से समझ में आ रहा है। आर्यभट्ट के विपरीत है चंद्रमा। अब किस प्रॉपर्टी पर विपरीत बोल रहा है ये बात हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर आते हैं, बोलता है आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। क्या बोलता है, आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। तो कई लोग इसी को ज़्यादा उत्तर देंगे, क्योंकि आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा प्राकृतिक का एक अप्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है, तो हो सकता है कि आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह हो, कुछ हो। तो यही चीज़ें यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। तो काफ़ी बच्चे इसको प्रेफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कथन में कुछ नहीं कहा गया कि आर्यभट्ट उपग्रह है कि नहीं है। हमको तो पता भी नहीं है कि चंद्रमा आखिर आर्यभट्ट से किसके विपरीत कहा गया है। मतलब जो आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक, किसके विपरीत बोला, साइज के अनुसार, ये अनुसार, वो अनुसार, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पोजीशन करें तो वो ऐसा कथन में कुछ नहीं कहा गया ना। जब तक कथन में कुछ ना कहा जाए हम अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट, चंद्रमा एक तारा है और आर्यभट्ट एक उपग्रह। क्या बोलता है, चंद्रमा एक तारा है और आर्यभट्ट एक उपग्रह है। तो चंद्रमा एक तारा है, आर्यभट्ट एक उपग्रह है। तो चंद्रमा यहाँ कहीं बोला है क्या, चंद्रमा यहाँ कहीं बोला है कि तारा है। हालांकि साफ साफ समझ में आ रहा है कि चंद्रमा को उसने उपग्रह बोला है, प्राकृतिक उपग्रह बोला है, तो हम बोल देंगे कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा एक तारा है कहाँ बोला है, बोला है क्या। अगर ये बोला होता कि चंद्रमा एक प्राकृतिक, यहाँ पर लिखा होता चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो हम सही कर देते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो हम सही कर सकते हैं। लेकिन तारा में कहाँ से सही कर दें। इसके बाद आता है क्या, और आर्यभट्ट एक उपग्रह है। ये तो बोले ही नहीं है भाई, ये भी कहाँ बोला है, कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम बोलेंगे ना तो एक सत्य है ना ही 2 सत्य है। देखते हैं आंसर क्या होगा इसमें। हाँ, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है भाई, ना तो एक सत्य ना ही 2 सत्य है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आओ, कथन क्या बोलता है। कथन बोलता है चिकित्सा सबसे अव्यवहारी पेशा बन गया है। ठीक है, अव्यवहारी पेशा बन गया है, लोग बीमार होने से डरते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, चिकित्सा सबसे अव्यवहारी पेशा बन गया है, लोग बीमार होने से डरते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, तो समझते हैं। केवल चिकित्सा अव्यवहारी पेशा है, तो यहाँ ऐसा क्या बोला भाई,
चिकित्सा सबसे अव्यवहारी पेशा बन गया है, ठीक है, लेकिन केवल चिकित्सा अव्यवहारी पेशा ऐसा कहाँ बोला है? तो इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया भाई। केवल चिकित्सा अव्यवहारी पेशा ऐसा कहाँ बोला गया है? चिकित्सा अव्यवहारी पेशा है। अगर केवल ना होता और बोलता चिकित्सा अव्यवहारी पेशा, हम बोल देते सत्य, लेकिन केवल लगाकर उसने गलती करा है या हमको गुमराह किया तो हम बोलेंगे केवल लगा दियो, इसलिए हम बोलेंगे नहीं भाई। केवल चिकित्सा के कथन से हमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि केवल चिकित्सा ही अव्यवहारी पेशा है, और भी ऐसी चीजें होंगी जो अव्यवहारी पेशा होंगी, हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। अव्यवहारी लोग बीमार पड़ते हैं, कहाँ बोला है इसमें? लोग बीमार होने से डरते हैं, ये बस बोला है। अव्यवहारी लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब दूसरा भी क्या हो जाएगा? दूसरा भी फॉलो नहीं करता है, दूसरा भी नहीं होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। देखते हैं आंसर भाई क्या दे रहा है, चलते हैं नेक्स्ट भाई। तो क्या बोलता है? ना तो एक ना तो दो, बिल्कुल सही है जो आपने आंसर टिक किया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। अगर आप समझ रहे हो करें। फिर क्वेश्चन आ गया फंसाने वाला, फिर आ गया क्वेश्चन फंसाने वाला। अरे कुछ भी आए ना, आपसे बनना चाहिए, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन बोलता है 60 छात्रों में 12 केवल बीजगणित पसंद करते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। पहले हम आपको यहीं पर हौच पौच करके समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियरिटी से बनाकर उसके आंसर निकाल कर दिखाएंगे। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे जब बोले कि कुछ 60 छात्र में से 12 बीजगणित, 12 ये, 15 वो, 16 वो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग से काम करने का, वेन आरेख तो बनाना है, लेकिन कितने वेन आरेख बनाना, कहाँ कहाँ वेन आरेख बना तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। वेन आरेख जो आप बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह का कोई ना कोई यूज़ करना है, लेकिन किस तरह से डिसीजन लेना है, दिमाग को क्या सिग्नल भेजना है, स्टेप बाय स्टेप भेजिएगा, ठीक है। बोलता है 60 छात्र हैं टोटल, तो दिमाग में स्टोर करके रख लेंगे कि 60 छात्र हैं टोटल। बोलता है 12 केवल बीजगणित पसंद करते हैं, तो ठीक है भाई, 12 को बीजगणित कैसे पसंद कराते हैं? बीजगणित के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तभी ना। आपने पढ़ लिया होगा, बनाने की कोशिश कर ली होगी और आप शायद बना भी रहे होंगे। इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ में आए और हम जो बनाने जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आए, ठीक है। इसको हमने छोटा कर दिया, इसको हमने छोटा कर दिया भाई। अब यहाँ पे समझना है क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है। देखिए फिर ना बार बार स्लाइड करने पर हमारा वो हो जाएगा, क्या चीज़ हमको रिमूव करना होता, तो हम क्वेश्चन एक ही में लिख कर दे रहे हैं। लास्ट वाले ने क्या पूछा है? बोलता है कि बीजगणित और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात, तो बीजगणित और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात बोला है लास्ट वाला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बोलता हैगा कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसको भी छोड़ देते हैं, करते हैं भाई, बार बार करवा देते हैं, कोई बात नहीं। पहले आपको ये हमने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी थी, आपने क्वेश्चन को सेट भी कर लिया होगा किस तरह से करना है। अब पहले हम आपको वो बना दे भाई, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या करना है, कैसे करना है। चलिए तो अपन डायग्राम बनाना चालू करते। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया था, ठीक है, बार बार आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लिया और वीडियो को रोक लेते हैं और उसमें बना के फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अभी तक नहीं रोका तो फिर से पीछे जाइए, उसको देखिए वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को पहले जमाइए कितना आपसे जम रहा है, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ बोलता है 60 छात्र टोटल थे, तो टोटल को अपन ने साइड में लिख के रख लिए, टोटल को अपन ने साइड में लिख के रख लिए। 12 को केवल बीजगणित पसंद है, तो बीजगणित को अपन बोलते हैं एलजेब्रा, तो एलजेब्रा के लिए ये बना दिया एलजेब्रा। और कितने लोग थे? 12 लोग थे, और केवल बोला है, केवल बोला है इसका मतलब बाहर रख दो, केवल बोला है मतलब बाहर रख दो। 12 को अलजेब्रा पसंद है, ठीक है भाई। फिर क्या बोलता है? 13 को केवल ज्यामिति पसंद है, तो केवल ज्यामिति पसंद है, तो अभी क्या बताएं? अभी हमको नहीं पता इसको किससे टच करना है किससे नहीं करना है, तो अभी को कुछ नहीं पता, ठीक है। 13 को ज्यामिति, तो यहाँ पर ज्योमेट्री कर दो 13, कि 13 को केवल ज्योमेट्री पसंद है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं केवल ट्रिग्नोमेट्री 10, अरे ट्रिग्नोमेट्री और ले आया 10 लोगों को, भी केवल दिया ना, तो अभी अपन को नहीं पता कि अपन अलजेब्रा से किसको टच करें, ये कुछ दिया है नहीं दिया अभी, तो अपन किसी को टच नहीं करते, छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। केवल टिक्नोमेट्री 10 लोग पसंद करते हैं, बीज गणित और टिक्नोमेट्री, अब दे दिया काम की बात, अब दे दिया भाई बीज गणित मतलब एलजेब्रा और टिक्नोमेट्री मतलब टी, अब दे दिया काम की बात कि बीज गणित और टिक्नोमेट्री जो है ना, बीज गणित और टिक्नोमेट्री दोनों पसंद करते हैं। कितने भाई? 5 लोग, बीज गणित एवं टिक्नोमेट्री, तो अब दे दिया 5 लोग बीज गणित और टिक्नोमेट्री, तो अब जमा दिया। और टिक्नोमेट्री, केवल टिक्नोमेट्री पसंद करने वाले 10 लोग थे, तो वो भी हमने लिख दिया, ये काम की बात हो गई। तो हमको हमेशा देखना कि काम की बात क्या, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। फिर आते हैं भाई, क्या बोलता है? फिर क्वेश्चन बोलता है, ये जमा लिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है क्वेश्चन कि 5 लोग का तो हो गया, ये भी जमा दिए थे हमने। इसके बाद बोलता है पसंद करते हैं 8 केवल भौतिक पसंद करते हैं, अरे फिजिक्स दे दिया, फिर फिजिक्स दे दिया, उसको अलग रख दो 8, क्योंकि अभी इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। भौतिक पसंद करते हैं 5 भौतिक एवं ज्योमेट्री, फिर दे दिया काम की बात, तो भौतिक और ज्योमेट्री तो दे दिया, लेकिन अभी ज्योमेट्री को इनसे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है इसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो अभी नहीं कर पाएंगे अपन। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिया है कि नहीं दिया है।
पाँच क्या होता है, 8 भौतिक पसंद करते हैं, 5 भौतिक और ज्यामिति दोनों पसंद करते हैं। और शेष बीज गणित और भौतिकी, हाँ हाँ देखो ना काम कर दे दिया ना, बीज गणित, बीज गणित का मतलब एलजेब्रा, तो एलजेब्रा को बोल दिया बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित यहाँ पर देखिए, बीज गणित बोलता है कि शेष, शेष अब ये बच्चे कितने हैं, ये जो शेष बच्चे हैं कितने हैं नहीं मालूम, लेकिन इतना बोलता है शेष बच्चे बीज गणित और भौतिक दोनों पसंद करते हो, तो इसको मान लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स के साथ कौन था, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री था, ठीक है। अच्छे से इसको बना लेंगे, अभी हम आपको बनवा देंगे अच्छे से इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसी क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ क्या था, फिजिक्स के साथ था आपका ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के लिए ये हो गया, फिजिक्स के लिए हो गया। तो फिजिक्स केवल, अरे फिजिक्स को हमने पी लिख के रखे, यहाँ पर बी लिख के रखे हैं, फिजिक्स को पी ना होगा, पी होगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केवल फिजिक्स 8 पसंद करते रहे, तो केवल फिजिक्स 8 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि केवल फिजिक्स भी हो गया, केवल ज्योमेट्री 13, तो केवल ज्योमेट्री यहाँ लिख देंगे। बाकी के जो बच्चे बचे थे वो ये थे कि वो थे, कहाँ थे 13, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पर 5 दिया था, ये यहाँ पे क्या छूट गया भाई, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या है। बोला था कि कहाँ पर है, इसका बीच का कौन सा है, कहीं पर दिया था ना शायद कि फिजिक्स और ज्योमेट्री, हमको साइड में लिख लेना था, ठीक है। फिजिक्स और जियोमेट्री कहाँ पर है, फिजिक्स जियोमेट्री, फिर से रीड कर लेंगे, लेकिन आपको ना फटाक से लिख लेना था साइड में, हमने लिखे नहीं थे वरना और सही। तो कि बीच का कैसे छूट गया, यहाँ पर कुछ होगा ना, कैसे छूट गया, 10 केवल टिक्नोमेट्री, हाँ है, 5 बीज गणित, 5 बीज गणित कहाँ है, 5 बीज गणित और टिक्नोमेट्री ये है, ठीक है भाई। फिर बोलता है 8 केवल फिजिक्स पसंद करते हैं, 8 फिजिक्स पसंद करते हैं, ये है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलता है फिर भौतिक पसंद करते हैं, 8 केवल भौतिक पसंद करते हैं, ये है 8 भौतिक पसंद करने वाले, 5 भौतिक एवं ज्योमेट्री दोनों पसंद, ये तो है ना, 5 यहाँ है, 5 आएगा भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं, तभी ना समझ में आएगा, वरना कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं 5, ये आपका ऐसा रह जाएगा, और फिर यहाँ पर 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब केवल यहाँ का बात बचा है, और बोलता है जितने बच्चे बचे थे शेष बच्चे, ये अलजेब्रा और फिजिक्स लिए थे, तो शेष बच्चे कितने बच गए, आप जोड़ लीजिए, ये 12 प्लस 10 प्लस 5 और 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये भी हो गया 10, ठीक है। उसके बाद फिर 13, फिर उसके बाद 8, ठीक है। उसके बाद ये 5 5 जुड़ गया, ये 12 जुड़ गया, ये 10 जुड़ गया, और फिर ये 13 जुड़ गया, और ये 8 जुड़ गया, तो कितना हो गया फाइनली, आप जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा आपका ये, पहले तो इसको मिटा दीजिए फटाफट फटाफट, ओहो हो, 10 के बाद क्या आया था, 13 था, 10 के बाद क्या था, 10 के बाद 13, 13 के बाद कितना था, 12 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये 12 8 20 30 40, 40 के बाद 50, और 50 के बाद 3 53, तो 53 बच्चे पूरे हो गए हैं, 53 लोग पूरे हो गए हैं, बचे हैं कितने लोग, 7 लोग, तो वो 7 लोग यहाँ होंगे, वो 7 लोग होंगे इस बीच में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं, ये तो रफली हमने आपको बता दिया, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं एक स्टैंडर्ड जगह पर, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चनों के आंसर आप दे पाए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, यहाँ समझते हैंगे। बोलता है एक डायग्राम बनाने को, तो आपने बना दिया था डायग्राम। चलिए तो हमने यहाँ पर आपको पूरा फिर से बना दिया, पूरी सारी चीज़ें, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न जाए। यहाँ पर जो शेष बोला था वो हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया साथ, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर फटाफट देते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है क्या कि वैसे भौतिक पसंद करने वैसे छात्र, क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन ने पूछा है बीज गणित एवं शेष छात्र बीज, हाँ हो गया। क्वेश्चन कहाँ से पूछा, वैसे छात्रों की संख्या जो भौतिक पसंद करते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं, वैसे छात्रों की संख्या जो भौतिक पसंद करते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं। चलते हैं भाई, देखते हैं कि क्या होगा। वैसे लोग जो भौतिक पसंद करते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं, तो आप खुद बताइए कितने हैं वैसे लोग जो भौतिक पसंद करते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं। तो ज्यामिति के लिए तो ये बनाया हमने, तो भौतिक पसंद करने वाले ये हैं, क्योंकि 5 लोग तो और भौतिक था, यहाँ पर दूसरे पेन का यूज़ कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है। वैसे लोग जो भौतिकी पसंद करते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं, तो भौतिक तो ये भी पसंद करता है, ये भी पसंद करता है, ये भी पसंद करता, लेकिन उसने बोला ज्यामिति नहीं, तो ये वाला चीज़ नहीं लेंगे भाई, है ना। हम क्या होगा, इस चीज़ को नहीं लेंगे, क्योंकि भौतिक बस ले लेंगे कि जो भौतिक पसंद करते हैं। केवल भौतिक नहीं, केवल भौतिक बोला होता तब तो 8 था, भौतिक पसंद करने के लिए 8 8 मतलब 7 7 14 और 1 15, तो केवल भौतिक पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो भौतिक पसंद करते हैं ज्यामिति नहीं, उन लोग हैं 15। तो चलते हैं, देखते हैं भाई 15 ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ देखिए 15 है ऑप्शन में कि नहीं भाई, हाँ बिल्कुल आपका 15 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये 15 टिक करके आगे बढ़ जाइए आप, और कुछ दिक्कत
नहीं होगी इसमें, ठीक है। 15 बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोलते हैं कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। तो चलते हैं वहां पर कि एक से अधिक विषय पसंद करते हैं, एक से अधिक विषय है ना। क्या पूछा, कितने छात्र एक से अधिक विषय, मतलब एक से अधिक विषय, 2 विषय भी चलेगा और 3 विषय भी चलेगा, क्योंकि एक से अधिक होगा मतलब 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, लेकिन एक नहीं चलेगा। तो चलते हैं भाई, जोड़ते हैं। एक से अधिक विषय बोला है, तो एक से अधिक विषय में क्या करें अपन, देखें यहाँ पर एक से अधिक विषय में, तो एक से अधिक विषय, तो एक से अधिक विषय ये हो जाएगा, एक से अधिक विषय ये हो जाएगा, एक से अधिक विषय ये हो जाएगा, मतलब 1 2 3 सब चलेगा। तो भाई 2 ही 2 तो मैक्सिमम, तो ये सब जोड़ा आपने, तो 5 5 10 और 1 7 17, तो एक से अधिक विषय पसंद करने वाले लोग हैं 17। देखिए यहाँ पर 17 है कि नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, 17 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बोलता है 60 छात्रों में, मतलब क्वेश्चन तो सेम वही है, क्या बोलता है लास्ट में, बोलता है बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों की संख्या के साथ क्या अनुपात में है। तो चलते हैं, जो अलजेब्रा के स्टूडेंट और ज्योमेट्री के स्टूडेंट का रेशो बनाते हैं। अब ज्यामिति बोलता है, ज्यामिति और अलजेब्रा का रेशो बोला था ना, क्या बोलता है, ज्यामिति और अलजेब्रा का रेशो। तो ज्यामिति का रेशो कितना है भाई, ज्यामिति पहले बोलता है अलजेब्रा, पहले अलजेब्रा दिया था फिर दिया था ज्योमेट्री, तो पहले अलजेब्रा, अलजेब्रा कहाँ कहाँ लोग हैं, पहले अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा केवल अलजेब्रा तो नहीं बोला था ना, केवल अलजेब्रा बोला होता तो बात अलग थी, बोला अलजेब्रा, तो अलजेब्रा है कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 5 7 12, तो 12 12 24, तो अलजेब्रा पसंद करते हैं 24 लोग। फिर ज्योमेट्री में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री कितने पसंद करते हैं, 5 और 3 18, तो यहाँ पर फिर से जमा देते हैं, अलजेब्रा था 24 और अलजेब्रा कितना था, अलजेब्रा आपका हैगा 24, ये पूरा जब आपने अलजेब्रा जोड़ा तो 24 हुआ, ये पूरा ज्योमेट्री जोड़ा तो 18 हुआ, तो आपको दोनों का रेशियो निकालना था, तो 18 और 24 का रेशियो कितना होगा वो तो आप खुद ही बता सकते हो। यहाँ पर देखते हैं ना कितना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ओहो यहाँ पर कितना गलत गलत, मतलब कि हौच पौच दिख रहा है ना, तो आपको क्लियरिटी दिखाने के लिए हम सोच रहे थे। चलो यहाँ पर क्या कर देते हैं आपका, ठीक है, छोटे में लिख देते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा है 24, ज्योमेट्री है 18, ठीक है, 24 18, आपने 6 के पहाड़े से काट दिया, 6 के पहाड़े से 4 बार में, 6 के पहाड़े से 3 बार में, तो 4 और 3 का रेशो देखिए ऑप्शन में और उसको उत्तर करिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है, 4 और 3 का रेशो, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट है आपका सिलेक्शन, आपने जो मेहनत करी वो सार्थक हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन में डाउट में आ रहा है उसको बताइए। हम कोशिश ये करें कि हर 1-2 क्वेश्चनों को आपको लाकर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे, ताकि आपसे सारी चीज़ें बनने लगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।